नमस्कार, जय हिंद। मैं गोपाल कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे YouTube चैनल गोपाल पीडिया पे। आज का तारीख है 1 जनवरी 2022 और आज का दिन है शनिवार। तो दो चीज़ यहाँ पे आपको चेंजिंग दिख रहा होगा। अभी तक के 2021 था, यानी 2021 में थे। आज हम लोग जो है नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके अनुसार। इसके अलावा पहले आप जीके क्लासेस देखते थे। जब पहले पहले मैं चैनल बनाया था तो सिंपली ये नाम रख दिया था मैं अपने नाम पे, गोपाल कुमार के नाम पे। लेकिन चूंकि जीके के नाम पे बहुत सारा चैनल यूट्यूब पर ऑलरेडी उपलब्ध है, जिसके कारण प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मैं अपने चैनल को सर्च नहीं कर पा रहा था। सर्च जीके क्लासेस सर्च करने पे बहुत सारे जो जीके पहले से पढ़ा रहे हैं, जिनके बहुत ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, उनका चैनल आ जाता था और मेरा चैनल जो है शो नहीं कर रहा था। इसलिए कुछ लोगों ने हमें सलाह दी कि आप जो है नाम चेंज कीजिए, कोई जो है स्पेशल यूनिक नाम आपको रखना होता है ताकि जो है यूट्यूब सर्च लिस्ट में आपका नाम आ जाए। इसलिए हमने उसका नाम चेंज करके गोपाल पीडिया कर दिया है। और आज दूसरा चेंजिंग है कि आज नया साल शुरू हो रहा है। 1 जनवरी है, आज पहली तारीख है जनवरी की ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। तो अब जान लेते हैं हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में। इसका जो वर्तमान स्वरूप है ये 1582 ईस्वी से शुरू हुआ था और ये पोप ग्रेगोरी के नाम, पोप ग्रेगोरी 13 जो थे, 13वें पोप जो थे, उनके द्वारा ये शुरू की गई थी। इन्हीं के द्वारा इसी समय से यानी 1582 ईस्वी से ही जो अभी दिन का जो पीरियड हम लोग मानते हैं कि तीन जो सामान्य ईयर होता है उसमें 365 दिन और 5 घंटा 49 मिनट और 12 सेकंड जो होते हैं, इसी दिन से निर्धारित किया गया था। इससे पहले सीधे 365 दिन और 6 घंटे के रूप में कंसीडर किया जाता था 1 ईयर को। लेकिन इससे कुछ अनियमितता आ रही थी। इसी को दूर करने के लिए पोप ग्रेगोरी ने जो है ये निर्धारित किया कि ये जो है एक साल को 365 दिन 5 घंटा 49 मिनट और 12 सेकंड में डिवाइड किया जाए। इसी साल से जो है 1582 ईस्वी से ही लीप ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वो आया। और हर 4 साल में से एक साल, चौथा साल क्या होता है, लीप ईयर होता है। और उस लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 366 दिन होते हैं। और हर कोई भी साल जो जैसे 2020 है, 2020 खत्म हुआ, 21 खत्म हुआ, 22 23 24, कोई भी साल में अगर 4 से डिवीजन करें, जैसे 2020 है उसमें अगर 4 से डिवीजन करें और ये पूरा पूरा भाग लग जाता है तो वो साल क्या होता है, लीप ईयर होता है। ये कंसेप्ट 1582 ईस्वी से ही शुरू हुई थी। ये जीके में जो जब आप रीजनिंग बनाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हेल्पफुल होता है लीप ईयर फाइंड आउट करने में। बढ़ते हैं। आज का जो पहला सेक्शन है इतिहास सेक्शन, आज का हिस्ट्री सेक्शन, उसकी उसकी ओर। इससे पहले कि पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। तो बढ़ते हैं। आज का जो पहला कॉन्सेप्ट है, पहला ऐतिहासिक घटना जो इम्पोर्टेंट है भारत के दृष्टिकोण से। 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। साम्राज्ञी मतलब इम्पेरेस कहिए, अंग्रेजी शब्दावली में उस समय इसको इम्प्रेस कहा जाता है, या फिर महारानी। सिंपल भाषा में अगर कहें तो इसको महारानी कह सकते हैं। भारत की महारानी घोषित कर दी गई। कौन? जो इंग्लैंड की उस समय क्वीन थी, महारानी विक्टोरिया, यानी सिंपली विक्टोरिया। अब इसके पीछे आप देखें, कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे कि 1857 ईस्वी का जो क्रांति हुआ, सेपुआ रिवॉल्यूशन, सेपुआई म्यूटनी जो हुआ, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, उसके बाद से क्या किया अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिश में सत्ता में थे वहाँ, कि जो कंपनी का शासन, जो पहले कंपनी यहाँ रूल कर रही थी, उनसे पावर ले करके और वहाँ की जो सरकार है वो पावर
अपने अंदर समाहित कर ली। अब इंग्लैंड से सीधे भारत का जो प्रशासन है सीधे इंग्लैंड के हाथों में चल गया और कंपनी सिर्फ उसका एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ रह गया। बाद में जाकर के हम लोग पढ़े भी थे कि 1872 में कंपनी को खत्म भी कर दिया गया, कंपनी का सारा पावर खत्म कर दिया गया और सीधे सीधे इंग्लैंड की जो महारानी थी, इंग्लैंड का जो शासन, वहाँ जिस तरह का व्यवस्था था पार्लियामेंट्री, भारत को भी एक उसी का कॉलोनी मान करके भारत के पे अगर कोई कानून बनाता है वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स में पास होता था, महारानी का उस पर सिग्नेचर सहमति मिलती थी, उसके बाद वो भारत में भी लागू हो जाता था। तो आज ही के दिन जो है साम्राज्य घोषित की गई थी 1877 ईस्वी में। 1857 के बाद 1858 में एक एक्ट आया था, भारत सरकार अधिनियम, उसी के तहत कंपनी के शासन को यहाँ खत्म करके और भारत के शासन को महारानी के हाथों में सौंप दिया गया था। इस समय जो भारत के जो गवर्नर, जो यहाँ के गवर्नर थे कंपनी के, वो लॉर्ड कैनिंग थे। बढ़ते हैं अगला में। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय पैनल कोड यानी आईपीसी का नाम आप लोग सुने होंगे, जिसके तहत जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स होते हैं कोर्ट में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो होते हैं उसको, उसमें जो कन्विक्शन होता है इसी आईपीसी इंडियन पैनल कोड के तहत ही सजा सुनाई जाती है। ये 1862 में आज ही के दिन 1 जनवरी को ये लागू कर दिया गया था। एक्चुअली में इसका जो निर्माण है, इसको सहमति मिल गई थी 1860 में ही, ये अंग्रेज़ों के टाइम में ही लाया गया था और इसको जाकर के 1862 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, भारत में इसको लागू कर दिया गया था। यही कानून अभी तक भारत में, ऑफ कोर्स इसको टाइम टू टाइम मॉडिफाई किया गया। उस समय अंग्रेज़ों के टाइम का जो हार्श रूल्स थे, हार्ड एंड फास्ट जो कानून थे, उसको एबॉलिश किया गया, ख़त्म किया गया और बाद में सिचुएशंस के हिसाब से जिस तरह से इवॉल्व हुए उसके अनुसार से इसमें इम्प्रूवमेंट भी की गई और नए नए कानून भी जोड़े गए। अगला जो इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के दृष्टिकोण से वो है चीनी गणराज्य की स्थापना यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1912 में आज ही के दिन की गई थी। इससे पहले यहाँ भी क्या था, राजतंत्र था। देखिए भारत, अगर आप तुलना कीजिएगा तो भारत और चीन में कितना डिफरेंस था। भारत में जिस तरह से मुगल शासन कर रहे थे और बाद में अंग्रेज आए, चाइना में वैसा नहीं था। चाइना में जो परिस्थिति थी वो थी, इससे पहले यहाँ किंग डायनेस्टी या चिंग डायनेस्टी इसको बोला जाता है। इसका इंग्लिश जो स्पेलिंग है वो QUING, चिंग, हिंदी में इसको छिंग डायनेस्टी बोलते हैं। इसका यहाँ पे शासन चलता और इसको मंचू राजवंश भी कहते हैं। इन्हीं का यहाँ शासन था और इससे पहले यहाँ 2000 ईयर से यानी 2000 साल से यहाँ शासन ये कर रहे थे। सोच सकते हैं भारत में, जबकि मुगल कब आए थे तो 1526 ईस्वी में आए थे और फाइनली जो माना जाता है कि 1707 ईस्वी में यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मुगल का पतन शुरू हो गया। मेनली मुगल का जो काल है इतना ही, इस यहाँ तक ही कंसीडर कर सकते हैं और आगे अगर और बढ़े तो 1857 तक फाइनली जो है मुगल पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाते हैं। 1857 के बाद जो लास्ट मुगल शासक थे उनको यहाँ से निर्वासित कर दिया जाता है, रंगून। और तो कितना, लगभग 200 साल। इससे पहले दिल्ली सल्तनत का शासन था, उससे पहले भी भारत यूनिफाइड नहीं था, छोटे छोटे राज्यों के छोटे छोटे शासकों के बीच बटा हुआ था। बट चाइना में देखिए 2000 वर्ष से वहाँ का इस डायनेस्टी का शासन चल रहा था। उसी समय चाइना में एक रिवॉल्यूशन हुआ, एक क्रांति हुई। नाम सुने होंगे डॉक्टर सन्यात सेन के नेतृत्व में। डॉक्टर सन्यात सेन को चाइना का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, जिस तरह से भारत के राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी को जानते हैं उसी तरह से। तो 1 जनवरी 1912 को ही रिपब्लिक के रूप में स्थापित किया गया चाइना को और चाइना के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सन्यात सेन को बिठाया गया। कब? 1912 में। और 1912 से 1949 तक जो है इस बनाया हुआ पार्टी, जो सन्यात सेन का द्वारा बनाया गया एक पार्टी थी, कुओमितांग पार्टी। कुओमितांग पार्टी
की जो है शासन यहाँ पे चली 1949 तक। और कुओमितांग पार्टी को हटा देने के बाद यहाँ पर सत्ता आया फिर जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी या सीसीपी, कम्युनिस्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इसने इस कुओमितांग पार्टी को सत्ता से बेदखल करके वहाँ लगभग जो 1928 से ही सिविल वार इस ये कम्युनिस्टों ने कर दिया, क्योंकि चाइना बॉर्डर शेयर करता है रसिया से और रसिया में इन्फ्लुएंस था कम्युनिज्म का, और इसलिए कम्युनिज्म का बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला कहाँ, चाइना में। और 1949 के बाद यहाँ आज की वर्तमान चाइना का जो सेटअप है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी की स्थापना हुई, जो अभी तक शासन कर रही है। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट सेक्शन जो है करंट अफेयर का सेक्शन। उसमें तो आज का जो पहला करंट अफेयर है वो है निम्नलिखित में से किसे 2021-22 के लिए घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता यानी DSII डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरर के रूप में पहचाना गया है। LIC को या फिर GIC को या न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को या फिर इरडा को। तो इसका जो सही आंसर है वो ये तीनों हैं। कौन? LIC, GIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और ये पहचान, ये जो टैग है ये देती कौन है? तो ये इरडा के द्वारा ये दिया गया है। इरडा क्या है? तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, एक नियामक संस्था है। ये क्या करती है कि जितने इंश्योरेंस फील्ड में जितनी कंपनीज है उनके लिए नियम कानून बनाती है कि अगर आप भारत में मार्केटिंग करते हैं, आप भारत में अपना मार्केट फैलाना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या नियम कानून पालन करना पड़ेगा। यही काम है इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी बीमा नियमन एंड विकास प्राधिकरण। अथॉरिटी का हिंदी क्या होता है? प्राधिकरण। इसका स्थापना जो हुआ था वो 1999 में भारत में जिस समय भारत की इकोनॉमी जिस समय ओपन हो रही थी उसके बाद इरडा, उससे पहले जो इंश्योरेंस सेक्टर था पूरी तरह से आंतरिक था, मतलब भारत के ही घरेलू एक तरह से था। लेकिन 1999 के बाद जो फॉरेन सेक्टर्स हैं, जो FDI है या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन कंपनी है, वो भी उसके बाद भारत में आ सकती थी 1999 के बाद, इरडा के स्थापना के बाद। तो इसका स्थापना 1999 में हुआ था। एक रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे RBI बैंकों के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसी तरह से इरडा इंश्योरेंस सेक्टर के लिए रेगुलेटरी बॉडी है। इसी तरह से आप नाम सुने होंगे सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये किसके लिए रेगुलेटरी का काम करता है? तो जो स्टॉक मार्केट है उनके लिए रेगुलेटरी का काम करता है। इरडा के जो वर्तमान में मुखिया है, चेयरमैन है, वो सुभाष चंद्र खुंटिया है। अब ये LIC, GIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के बारे में कंपनी को ये दर्जा दिया गया है। अब ये इस दर्जे का फायदा क्या है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ये सब कंपनियां काफ़ी इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से। कैसे? इसको इस तरह से आप समझिए, जैसे आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो आप मिनिमम 10 साल 15 साल के लिए लेते हैं और आप हर साल उसमें क्या करते हैं? प्रीमियम जमा करते हैं। अब प्रीमियम, ये सब जो कंपनीज है, ऐसा नहीं है ना कि आप प्रीमियम देते हैं और कंपनी लेकर के और अपने घर में एक संदूक बनाए हुए संदूक में ही रख देती है, ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं ये सारे कंपनी फिर से री इन्वेस्ट करती है, और वहाँ री इन्वेस्ट करती है जहाँ से उसको मुनाफा ज़्यादा हो, उतना ज़्यादा होना चाहिए जितना कि ये कंपनी यानी ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, इस कंपनी ने आपको गारंटी दिया है। अगर उससे ज़्यादा होगा तभी तो फिर इन कंपनियों को फ़ायदा होगी। तो ये री इन्वेस्ट करती है। ये री इन्वेस्ट कहाँ करती है? तो इसका जो री इन्वेस्टमेंट का डायरेक्शन है ये निर्धारित करती है सरकार। सरकार को जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। और पैसा तो ऐसा है नहीं कि RBI को बोलेगी छाप दो तो छाप देगा।
पैसा को सरकार को कहाँ से लाना है? मार्केट से। तो मार्केट से पैसा जो फंड जमा करने का स्रोत होता है, यही ये सब है बैंक और एनएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस। ये क्या है? एनएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। एलआईसी है, तो एलआईसी के बारे में जान लेते हैं। एलआईसी की जो स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी। एम आर कुमार इसके अभी चेयरमैन हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है कौन? एलआईसी। जीआईसी क्या है? तो जीआईसी का मुख्य काम जो है वो री इंश्योरेंस का है, यानी इंश्योरेंस को भी री इंश्योरेंस किया जाता है। यानी आप अगर अपना इंश्योरेंस कराए हैं तो वो कंपनी फिर से आपके इंश्योरेंस को भी कहीं से जाकर के री इंश्योरेंस कराता है, तो वो जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन। इसका स्थापना, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थापना पूछा जाता है लीनियर क्वेश्चन में, 1972 में किया गया था। और देवेश श्रीवास्तव इसके वर्तमान में चेयरमैन है। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इसका स्थापना अंग्रेजों के काल में ही हुआ था, 1919 में ही किया गया था। ये उस समय के जो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप के द्वारा ये इंश्योरेंस का काम शुरू किया गया था। और इसके अभी वर्तमान में मुखिया हैं अतुल सहाय। अब ये इंश्योरेंस के बारे में समझ लेते हैं, ये क्या होता है। इंश्योरेंस का शुरुआत जो है, इंडिया का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका जो शुरुआत हुआ था वो वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ था। और इसका सबसे पहले जो इंश्योरेंस किया जाता था मेराइन गुड्स के लिए, जैसे समुद्री मार्ग से जब जहाज सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे तो बहुत सारा सामान क्या होता था, क्योंकि वो लंबे समय तक, लंबे अवधि के दौरान ट्रांसपोर्ट में ही रहते थे, तो बहुत सारा सामान जो है बर्बाद हो जाता था। तो यहीं से कॉन्सेप्ट हुआ इंश्योरेंस का कि क्यों नहीं इसका इंश्योरेंस किया जाए और बाद में डैमेज होने पे इसको रिकवर कर लिया जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन, इसको ISM, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन का शुरुआत किया है? पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, या फिर सूचना एंड प्रसारण, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय, या फिर अंतरिक्ष मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस। तो इसका जो सही आंसर है सूचना और प्रौद्योगिकी यानी आईटी मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। ये कौन है? तो ये अभी अश्विन वैष्णव है। अश्विन वैष्णव के अंदर ही अभी जो है रेलवे मिनिस्ट्री भी है। ये खुद एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। आईएएस ऑफिसर से रिजाइन करने के बाद ये जो है इन्होंने अपना स्टार्टअप जो है शुरू किया और इसके बाद से इनका फिर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, पॉलिटिक्स की तरह झुकाव हुआ। अभी वर्तमान में रेलवे मिनिस्ट्री और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को लीड कर रहे हैं। तो अब इस सेमीकंडक्टर मिशन है क्या? अब इससे जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या है। तो अब जब केमिस्ट्री आप पढ़े होंगे तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये है पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड है, ये देखिए लेफ्ट साइड में जो है इसको मेटल्स कहा जाता है और राइट साइड में जो है इसको नॉन मेटल्स कहा जाता है। और बीच में जो पोर आता है इसको मेटलॉइड कहा जाता है। धातु, अधातु और उपधातु। धातु जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, अधातु जो होते हैं वो जो है कंडक्टर नहीं होते हैं, वो इंसुलेटर होते हैं। और उपधातु जो होते हैं वो तो ना तो कंडक्टर होते हैं ना ही इंसुलेटर होते हैं, उनमें बीच बीच वाला जो है कैरेक्टर होता है, उसी को कहते हैं सेमीकंडक्टर। सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला जो सेमीकंडक्टर है वो है, यहाँ से देखिए ये है सिलिकॉन। सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर में। अब सेमीकंडक्टर में किस रूप में इस्तेमाल होता है सिलिकॉन का? तो जैसे आप अभी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से इस वीडियो का देख रहे हैं, तो इसमें चिप लगा हुआ है आपके मोबाइल में। तो चिप का जो बेस मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल है, वो सेमीकंडक्टर यानी ये सिलिकॉन का ही बना हुआ होता है। इसलिए सिलिकॉन का अभी मार्केट में काफ़ी डिमांड है। अभी पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में देख लीजिए इसका कुछ विशेषता। ये जो बनाया गया था ये मोसलेस के द्वारा बनाया गया था। मोसले ने ही इसको अरेंज किया था एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो सबसे पहला एटम जो है कौन है? हाइड्रोजन। एकमात्र एटम जिसके जो सेंटर है यानी
जिसका जो सेंट्रल पार्ट है, न्यूक्लियस है, जिसका जो नाभिक है, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ फ्यूचर के नाम से जाना जाता है। आप अब पढ़े होंगे अगर केमिस्ट्री, तो आपको पता होगा, या ज्योग्राफी में भी, कि जो है आपका जो पृथ्वी पर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है। और सन के अंदर फ्यूल का काम क्या करता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ही न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी नाभिकीय संलयन होता है, और ये संलयित होकर क्या बनता है, ये आप देखिए दूसरे नंबर पे जो है हीलियम, ये संलयित होकर के हीलियम बन जाता है। हीलियम दूसरे नंबर का है। अब ये जो इस तरफ जितने भी देख रहे हैं, इनको नोबल गैस कहा जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और जेनन और रेडॉन, ये सभी नोबल गैस के नाम से जाने जाते हैं। एग्जाम में इसको भी कई बार पूछा गया है। मेटलॉइड के रूप में याद रखिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, पीबी यानी लेड को जाना जाता है। यहाँ पे देखिए सोडियम है, सोडियम इसके ज्वलनशीलता के कारण इसको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। इसके अलावे कुछ एलिमेंट है जैसे टाइटेनियम है, इनको रणनीतिक धातु के रूप में जाना जाता है। तो सेमीकंडक्टर, अब भारत में चूंकि डिमांड इतना है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, और हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, तो क्यों हम इसको इंपोर्ट करते रहेंगे अदर कंट्री से, क्यों नहीं हम भारत में ही इसका जो है निर्माण करें और भारत को ही इसका हब बनाए। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा ये मिशन शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है वाडा, यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय किस स्थान पे है, मॉन्ट्रियल, इसको याद रखिए, कनाडा में है। दुबई तो जानते ही है, यूएई, यूएई का एक पार्ट है। संयुक्त अरब अमीरात में जो 7 अमीरात हैं, उस 7 अमीरातों में से एक क्या है, दुबई। लुसाने, लुसाने जो है स्विट्जरलैंड में है, या फिर न्यू दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है वो है मॉन्ट्रियल। वाडा का जो मुख्यालय कहाँ है, मॉन्ट्रियल, कनाडा में ही है, कनाडा में है। अब ये वाडा का काम क्या है, इसका जो पेरेंट संस्था है या इसका जो बॉस है उसको वो है आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका आईओसी का मुख्यालय कहाँ है, ये याद रखिए लुसाने में है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अब ये वाडा का क्या काम है, तो जो इंटरनेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उन गेम में जो एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वो अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए जो ड्रग्स हैं वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो ड्रग्स का इस्तेमाल करके फॉर द टाइम बीइंग, यानी गेम होने से पहले वो अपने स्टेमिना को बढ़ा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो दूसरा प्रतिद्वंदी खिलाड़ी है उसको एक तरह से क्या है, उसके साथ एक चीटिंग है। हाँ, अब जब उसके साथ जब ये चीटिंग हो रहा है, तो इसी को रोकने के लिए एक संस्था बनाई गई है कि हर खिलाड़ी को गेम में उतरने से पहले उसका टेस्ट होगा, जिसको वाडा टेस्ट कहा जाता है। और उसमें चेक किया जाएगा कि क्या उसके स्टूल टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, क्या इसने कोई जो है प्रोहिबिटेड ड्रग्स लिया है जिससे कि इसका स्टेमिना बढ़ सकता हो। और अगर आप इसमें डॉप टेस्ट में फेल हो गए तो आपको पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। यही काम है बाडा का। इसी का जो नेशनल स्तर पे इंडिया में जो है उसको नाडा, उसका नाम है NADA, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो एक क्वेश्चन अभी देने का ये कारण था अभी कि अभी कुछ दिन पहले जो वाडा है, इंटरनेशनल जो एजेंसी है, इसने नाडा का इसका जो दिए हुए था कि अगर नाडा किसी को सर्टिफाई करके दे देता है तो वाडा को उसमें मानना है कि हाँ ये जो संस्था वाडा का ही है, और ये किसी खिलाड़ी को अगर सर्टिफाई कर दिया है मतलब ये क्वालिफाइड है। लेकिन वाडा अभी जो अपना एक्रीडिशन था नाडा को जो दिए हुए था, उसको कुछ दिन के लिए 2019 में इसको क्या किया था, वापस ले लिया था। यानी अब नाडा का कोई वैल्यू नहीं है। यानी अगर भारत का कोई एथलीट यहाँ नाडा से टेस्ट करा करके जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वाडा उस सर्टिफिकेट को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अभी पुनः
यही बाडा ने इसको वो पावर फिर से वो एक्रेडिशन सर्टिफिकेट वापस दे दी है नाडा को, इसीलिए चर्चा में है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। और इसका स्थापना जो किया गया था इंडिया में, ये 2005 में किया गया था। और वाडा का स्थापना जो है 1999 में किया गया था, क्योंकि इसके बाद जो है इस तरह की सूचनाएं आने लगी, इस तरह की घटनाएं ज़्यादा बढ़ने लगी, इसलिए जो है एजेंसीज हैं उनको इस तरह का कदम उठाने लगा। दुबई है, दुबई में किसका मुख्यालय है? तो आईसीसी का मुख्यालय है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रैफिक लाइट गठबंधन निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके या जर्मनी? तो इसका जो सही आंसर है वो है जर्मनी। जर्मनी से संबंधित है ये ट्रैफिक लाइट गठबंधन। अब ये है क्या ट्रैफिक लाइट गठबंधन? तो अभी वहाँ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही है, यानी राजनीतिक अस्थिरता है। किसी पार्टी को जो है कंप्लीट जो सीट्स होते हैं पार्लियामेंट में वो नहीं मिला है। तो वहाँ 3 पार्टी है, वो तीनों पार्टी ने अभी गठबंधन किया है। और वो 3 पार्टी का जो कलर है, एक का रेड है, एक का ग्रीन है और एक का जो है येलो है। अब ट्रैफिक लाइट में भी जब आप लोग देखते हैं तो इन तीनों कलर का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इस जो गठबंधन का नाम एक दिया गया है कि ट्रैफिक लाइट गठबंधन। ये कहाँ हुआ है? तो जर्मनी में। अब जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। जर्मनी का जो कैपिटल है वो है बर्लिन। और जर्मनी के वर्तमान में जो चांसलर हैं, वहाँ के जो मुखिया को क्या कहा जाता है? चांसलर। इससे पहले एंजेला मर्केल थे, अभी वर्तमान में ओलाफ स्कोल्ज वहाँ के चांसलर है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके, इन तीनों के बीच एक गठबंधन हुआ है जिसको कहा जाता है ऑकस। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए किस तरह का गठबंधन है? तो ये एक डिफेंस अलायंस है। एक बढ़ते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है बेलगावी सीमा विवाद। बेलगावी सीमा विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य के बीच है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, कर्नाटका तमिलनाडु, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश? तो इसका जो सही आंसर है वो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच ये अभी हाल ही में शुरू हुआ बेलगावी सीमा विवाद है। बेलगावी एक जगह का नाम है, आप लोग नाम सुने होंगे बेलगाम का। बेलगाम इतिहास में पढ़े होंगे तो एक कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। ये कब हुआ था? 1924 में हुआ था। और एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं बल्कि यहाँ गांधी जी इसकी अध्यक्षता किए थे। तो वहीं पर एक गांव है, एक गांव और दोनों इन दोनों देश दोनों कंट्री वाले दोनों सॉरी ये दोनों स्टेट वाले दोनों राज्य वाले कहते हैं ये गांव बेलगावी मेरा है, कर्नाटक वाले कहते हैं मेरा है। दोनों भाषाई आधार पे एक दूसरे को इस गांव के ऊपर अपना जो है दावा ठोकते रहते हैं, इसी कारण से अभी ये चर्चा में है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो विवाद का प्रमुख केंद्र है और ये मुद्दा है बहुत लंबे समय तक है, वो है कावेरी नदी जल विवाद। कावेरी नदी का जो जल बंटवारा है उसको लेकर के इस दोनों के बीच, कर्नाटक तमिलनाडु के बीच बड़े लंबे समय से ये चल रहा है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये ब्रह्मगिरी से निकलती है, वेस्टर्न घाट से निकलती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 800 किलोमीटर ये लंबी है। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगा के नाम से इसको जानने के पीछे कारण इसकी लंबाई नहीं है, बल्कि ये जो एकमात्र रिवर है कावेरी जो पेरिनियल है, सदा नीरा। जैसे गंगा सदा नीरा है, उसमें सदा पानी बहती रहती है, उसी तरह से पेरिनियल है। गोदावरी को साउथ गंगा के नाम से जाना जाता है क्योंकि लेकिन उसको उसकी लंबाई के कारण जाना जाता है। और कावेरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच भी सीमा विवाद है और इसके बीच जो विवाद का कारण है वो एक डिस्ट्रिक्ट है कोरापुट। और एक कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का एक 3 गांव है, 3 विलेज है
उसको लेकर के इन दोनों में विवाद है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में लोकल चुनाव, पंचायत चुनाव हो रहे थे और ये चुनाव में आंध्र प्रदेश ने इन तीनों गांवों में भी चुनाव कराने का जो है घोषणा कर दिया, जिसके बाद उड़ीसा ने उसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट चला गया। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, देखिए इस जानकारी के लिए सिर्फ आपको दिया गया है, बांग्लादेश तो ऐसे कोई भारत का स्टेट है नहीं। तो पश्चिम देश और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच जो विवाद है वो तीस्ता वाटर विवाद है। तीस्ता जल समझौता को लेकर के काफी जो है विवाद बड़े लंबे समय से भी चल रहा है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच। अब ये तीस्ता जो रिवर है ये ब्रह्मपुत्र का सहयोगी रिवर है और ये तीस्ता कांगसी नामक एक ग्लेशियर है, वहां से निकलता है और सिक्किम और वेस्ट बंगाल होते हुए कहाँ चला जाता है, बांग्लादेश में चला जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक ज्वाइंट रिवर कमीशन बनाया गया था, कब, 1972 में। ये कमीशन ने एक एडहॉक एग्रीमेंट किया, कब, 1983 में। और इस एडहॉक एग्रीमेंट के तहत 39% पानी इंडिया में और 36% पानी बांग्लादेश को दिया जाएगा इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन बाद में जो है ये विवाद का फिर भी सेटलमेंट नहीं हुआ। इसके लिए गंगा वाटर ट्रीटी 1996 में हुआ, हालांकि 2011 में भी एक समझौता हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल के विरोध के कारण उस पर कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इसलिए ये विवाद भी अभी कंटिन्यू है, एग्जिस्टिंग है। बढ़ते हैं आज के अगला क्वेश्चन की ओर। तो आज का अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने परिवेश नामक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सड़क और परिवहन मंत्रालय, या फिर और तो कोई मंत्रालय ही नहीं दिया गया है, बाई मिस्टेक की भूल हो गई है, माफी चाहता हूं इसके लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो पर्यावरण, वन और जलवायु यानी इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, तो इसका ये सही आंसर है। अब ये परिवेश का फुल फॉर्म मैं यहाँ दे दुआ हूँ, इसको याद रखिए, प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव एंड वर्चुअस इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब। देखिए जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लागू करने से पहले यानी उसको शुरू करने से पहले बहुत तरह का क्लियरेंस चाहिए, उनमें से एक है एनवायरमेंटल क्लियरेंस। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट क्या होता है, इस क्लियरेंस के अभाव में दशकों से लटका हुआ रहता है, दशकों से लटका हुआ। जैसे अभी हाल ही में शुरू हुआ एक केन बेतवा प्रोजेक्ट, बड़े लंबे समय से जो है लटका हुआ था। सरयू कैनाल परियोजना, ये भी लंबे समय से लटका हुआ था। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल क्लियरेंस इसको नहीं मिल पाता है, जिस कारण से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैम्पर होती है और विकास की गति में जो है एक बाधा उत्पन्न करती है। तो इसके लिए सरकार ये बनाई है पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल, और इसके तहत 180 दिन के अंदर अंदर क्या करना होता है कि आपको जो क्लियरेंस देना ही देना है। तो जो मैटर को ट्रांसपेरेंट बनाने का कोशिश किया गया है सरकार के द्वारा, ताकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इन्हांस किया जा सके। अभी रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय की एक संस्था है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी काफ़ी चर्चा में था क्योंकि ये अभी बहुत बढ़िया काम कर रही है जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं भारत के, क्योंकि वो दुर्गम इलाका है। सारे बॉर्डर का जो भारत का जितना भी बॉर्डर है, अब अगर सिर्फ राजस्थान और पंजाब को छोड़ दें तो सारे बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बॉर्डर एरिया काफ़ी दुर्गम, और वहाँ पे रोड बनाना, वहाँ पे ब्रिज बनाना काफ़ी दुर्लभ होता है। लेकिन ये संस्था, इसकी बहुत जान माल की हानि भी होती है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है। इसलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाता है कि किस मंत्रालय के अंदर आता है। लोग जो है सिंपली देखेंगे कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, नहीं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले और आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 23? तो इसका जो सही आंसर है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। ये आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू होने के दौरान भी ये लागू रहता है और इसको सस्पेंड
नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 ये स्वतः सस्पेंड हो जाता है, जैसे ही इमरजेंसी लागू होता है ये ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है। 23 इसको सस्पेंड होने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 23 में किस चीज की चर्चा है? तो 23 में जो मानव दुर्व्यापार की चर्चा है, तो इसको इमरजेंसी से कोई लेना देना नहीं, इमरजेंसी हो या ना हो ये जो है हमेशा से लागू रहेगा। और 20-21 इसको सस्पेंड कभी नहीं किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।